तो इस नई गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हम बिना किसी औपचारिकता के सीधे अपने मुख्य विषय पर आते हैं। हाँ, बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो जरा एक ऐसे दृश्य के बारे में सोचिए। कॉलेज खत्म हुए 10 साल बीत चुके हैं। 10 साल यानी काफी लंबा अरसा। हाँ, 6 बहुत पुराने बेहद करीबी दोस्त 18 मार्च को एक शानदार कैफे में रीयूनियन के लिए पहुंचते हैं। अच्छा। काफी दिन पहले से 6 लोगों के लिए एक बड़ी टेबल बुक की गई थी, लेकिन जब वे कैफे के अंदर कदम रखते हैं तो कुछ अजीब होता है। बिल्कुल। वेटर बड़ी विनम्रता से अपना रजिस्टर देखकर कहता है, माफी चाहूंगा, यहाँ आपकी बुकिंग तो सिर्फ 5 लोगों की है। अरे बाप रे। और इतना ही नहीं, टेबल के चारों तरफ कुर्सियां भी 5 ही लगी हैं। और फिर अचानक एक भयानक जमा देने वाला सन्नाटा छा जाता है। क्योंकि उन 5 में से किसी को भी उस छठे दोस्त का नाम, उसका चेहरा या उससे जुड़ी कोई भी बात याद नहीं आ पाती। ओह, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? बस दिमाग के किसी कोने में एक अजीब सा खालीपन है। मतलब एक बहुत ही धुंधला सा एहसास कि वहां किसी एक और इंसान को होना चाहिए था। और यहीं से शुरुआत होती है उस खौफ की, जो किसी चीख पुकार या खून खराबे वाला नहीं है। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन यही है। हम द सिक्स्थ शैडो एंड इरेजर ऑफ एग्जिस्टेंस नाम की इस कहानी के जरिए ये समझेंगे कि जो लोग मनोवैज्ञानिक खौफ या साइकोलॉजिकल हॉरर की दुनिया में नए हैं, उनके लिए ऐसी कहानियां इतनी विचलित करने वाली क्यों होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आमतौर पर इंसानी दिमाग चीजों को बहुत ही स्पष्ट और सीधे तरीके से देखना पसंद करता है। हाँ, वो बाइनरी सोचता है। जैसे किसी मेडिकल डायग्नोसिस को ही ले लीजिए। अगर किसी इंसान की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे मशीन में वो टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस स्क्रीन की तरफ इशारा करके कह सकता है, देखिए ये रही दिक्कत। हाँ, और ये बहुत सुकून देने वाला होता है, क्योंकि या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। लेकिन फिर जब बात न्यूरो डेवलपमेंट, याददाश्त और मनोवैज्ञानिक आघात की आती है, तो अचानक वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से बेकार हो जाती है। बिल्कुल बेकार। दिमाग के अंदर का खौफ किसी एक्सरे में नहीं छपता। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। कहानी की शुरुआत जिस तरह से होती है वो बहुत ही सामान्य है। बहुत जरूरी है उस सामान्यता को समझना। हाँ, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के 2015 बैच के 5 दोस्त हैं। करण जो मार्केटिंग में काम करता है और स्वभाव से बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और पक्का गेमर है। अर्जुन पेशे से बैंकर है और हमेशा गंभीर रहता है। और मीरा एक बहुत ही क्रिएटिव आर्किटेक्ट है। और आखिरी है स्नेहा, जो एक डॉक्टर है, जिसका दिमाग हमेशा तर्कों और विज्ञान पर चलता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इन किरदारों की पृष्ठभूमि बहुत ही ठोस है। ठोस मतलब ये कोई ऐसे लोग नहीं है जो आसानी से किसी भूत प्रेत की बातों में आ जाएं। ये सभी पढ़े लिखे, शहरी और अपने अपने करियर में सफल लोग हैं। हाँ, लॉजिकल लोग हैं। 10 मार्च को इनके व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नाम स्टीवंस लेजेंड्स है, वहाँ इस रियूनियन की योजना बनती है। और चैट हिस्ट्री में 6 लोगों की सहमति होती है। हाँ, लेकिन जब कैफे टर्टल से ईमेल कंफर्मेशन आता है तो उसमें अचानक से सिर्फ 5 लोगों की बुकिंग दिखाई देती है। यही वो पहला सुराग है। पता है, ये सुनते हुए मुझे कैसा लग रहा है? ये हॉरर ऐसा है जैसे कोई बहुत मेहनत से मजबूत ईंटों का एक शानदार घर बनाए, और फिर सिर्फ इसलिए ताकि वो उसकी नींव से बहुत ही चुपचाप एक ईंट खिसका दे और फिर दूर खड़े होके आपके दिमाग को उस घर के साथ ढहते हुए देखे। वाह, इस एनालॉजी ने साइकोलॉजिकल हॉरर की पूरी कार्यप्रणाली को बहुत सटीक तरीके से पकड़ लिया है। शुक्रिया। इस विधा में डर अचानक सामने नहीं आता, जिसे हम सामान्य जीवन का भ्रम कहते हैं, वो इसका सबसे बड़ा हथियार होता है। मतलब वो इल्यूजन ऑफ नॉर्मैलिटी। बिल्कुल। एक सुरक्षित दुनिया पहले बनाई जाती है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर दोस्तों की टांग खिंचाई, जो बहुत असली लगती है। हाँ, जिससे पढ़ने वाला तुरंत किरदारों से जुड़ जाता है। फिर वो डर धीरे धीरे आपके दिमाग में शक पैदा करता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात अजीब लगती है। जब करण देखता है कि बुकिंग सिर्फ 5 लोगों की है तो वो तुरंत किसी खतरे की घंटी नहीं बजाता। वो क्या करता है? वो सोचता है कि शायद उसने ही गिनती में कोई गलती कर दी है। वो खुद को समझाने लगता है कि शायद उसे जेट लैग है या थकान है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में गैस लाइटिंग के करीब माना जा सकता है। गैस लाइटिंग? पर एक सेकंड रुकिए। गैस लाइटिंग को तब होती है ना जब कोई टॉक्सिक इंसान जानबूझकर आपसे झूठ बोलता है। हाँ, पारंपरिक रूप से ऐसा ही होता है। यहाँ कोई इंसान तो है ही नहीं जो करण से झूठ बोल रहा हो। तो क्या वास्तविकता खुद इंसान को गैसलाइट कर सकती है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। साइकोलॉजिकल हॉरर में वास्तविकता खुद एक विलन का रूप ले लेती है। ओहो।
दुनिया के नियम ही बदल रहे हैं। बिल्कुल, इंसान का दिमाग उसे प्रोसेस नहीं कर पाता, इसलिए दिमाग सबसे आसान रास्ता चुनता है, खुद पर शक करना। मतलब करण मान लेता है कि शायद वही गलत है। हाँ, क्योंकि अगर वो ये मान ले कि दुनिया गलत है तो इसका मतलब होगा कि वो पागल हो रहा है। और इंसान का दिमाग सच्चाई को नकारने की कोशिश करता है। इसे ही हम डिनायल कहते हैं। ये इंसान की एक बहुत ही स्वाभाविक रक्षा प्रणाली है। पर कोई इंसान अपने ही दिमाग से कब तक झूठ बोल सकता है? ज्यादा देर तक नहीं। हाँ, क्योंकि 19 मार्च को जब ये सभी दोस्त अपने पुराने कैंपस सेंट स्टीफेंस का दौरा करते हैं तो ये रक्षा प्रणाली बुरी तरह चरमराने लगती है। कैंटीन वाला दृश्य। बिल्कुल, वहाँ कैंटीन में बैठे हुए वे सब कॉलेज के दिनों की एक बहुत मशहूर कहानी याद करते हैं। और किसी को उस कहानी के मुख्य किरदार का नाम याद नहीं आता। किसी को भी नहीं। और यहीं पर स्नेहा, जो कि डॉक्टर है, तुरंत बीच बचाव करती है। वो इसे तार्किक रूप देने की कोशिश करती है। हाँ, वो इसे सामूहिक झूठी याद या कलेक्टिव फॉल्स मेमोरी का नाम दे देती है। स्नेहा का ये रिएक्शन इस कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कैसे? जब सच्चाई इंसान की बर्दाश्त के बाहर होने लगती है तो इंसान तर्कों का सहारा लेता है। स्नेहा हर चीज को विज्ञान के चश्मे से देखती है। लेकिन ये सामूहिक झूठी याद काम कैसे करती है? ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 अलग-अलग लोगों का दिमाग एक ही समय पर एक ही चीज भूल जाए? असल जिंदगी में भी कभी-कभी इंसानी दिमाग खाली जगहों को भरने के लिए झूठी यादें गढ़ लेता है, जैसे मशहूर मंडेला इफेक्ट। अच्छा, जहां बहुत सारे लोग किसी घटना को ऐसे याद करते हैं जो असल में कभी हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही। स्नेहा अपने डर को शांत करने के लिए इसी वैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल करती है, ताकि उन्हें ये ना मानना पड़े कि कुछ खौफनाक घट रहा है। हाँ, मनोवैज्ञानिक खौफ में सबसे डरावना क्षण वो होता है जब आपके तर्क और आपकी यादें आपस में टकराने लगती हैं। और स्नेहा का ये वैज्ञानिक तर्क एक जगह आकर बुरी तरह टूट जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। गोवा ट्रिप वाले हिस्से में? हाँ, कहानी में आगे ये दोस्त याद करते हैं कि वो एक बार गोवा गए थे और उन्होंने होटल में 3 कमरे बुक किए थे। और वे सभी कमरे 2 शेयरिंग थे। बिल्कुल। अब अगर कोई मेरी यादों पर सवाल उठाए तो शायद मैं मान लूं कि मेरा दिमाग थक गया है। लेकिन गणित झूठ नहीं बोलता ना। 5 लोगों के लिए 3 डबल रूम्स का बिल, इसका मतलब साफ है कि वहाँ 6 लोग होने चाहिए थे। एकदम सटीक बात।